हे गाइस, कैसे हो आप सब। Q&A सेक्शन 6 में आपके सामने मजेदार क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से हाजिर हूँ। आपके सवाल मेरे जवाब संडे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है जय पटेल जी ने, जो पूछ रहे हैं सर जी, कैनरा, मिराई एंड BOI हैव पोर्टफोलियोज मैचिंग अप टू 50%, नॉट मच डाइवर्सिफाइड। ये मेरा जो वीडियो था ELSS बेस्ट ELSS फंड के अंदर पूछा था। क्वांट इज गुड बट दे कीपिंग देर होल्डिंग मंथली। तो यहाँ पे दोस्त देखिए कि क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो होता है ना, हर टाइम पे सेम नहीं होता है। उसमें स्टॉक जो है वो बदलते रहते हैं। कोई लोग 6 महीने पे बदलते हैं, कोई 1 साल में बदलते हैं, और कोई जो ज़्यादा डीप आता है या ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है तब बदलते हैं। तो ये स्टॉक जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन उसका जो मैनेज करने वाला बंदा होता है वो सेम रहता है, और उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसी के बेसिस पे हम लोग जनरली डिसाइड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमको सेम कैटेगरी से फंड पिक करना होता है तब हम लोग ये चीज देखते हैं कि पोर्टफोलियो में मैचिंग कितना परसेंट है। तो मेरे हिसाब से जब आप ELSS फंड देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से लोग ELSS फंड एक मोस्टली चूज करते हैं और मैक्सिमम 2 चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना टैक्स बेनिफिट आपको मिलता भी नहीं और इसमें ले भी नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक ELSS फंड के लिए आप इसमें ज्यादा मैचिंग करने का कोई मेरे को दिखता नहीं है चीज। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है संदीप मुतियाला जी ने, हाई बॉस, गुड इन्फो, SWP फॉर होम लोन रीपेमेंट विथ लमसम डिपॉजिट, इज इट गुड। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इस पे ऊपर मैं एक वीडियो बनाने का भी सोच रहा था कि अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो कैसे आप एक सिंपल SIP के जरिए या एक लमसम अमाउंट के जरिए आप जो अपना होम लोन है उसका पूरा का पूरा पैसा जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। मतलब कि आपका पूरा का पूरा जो होम लोन का पैसा है या घर जो है मुफ्त में हो जाएगा। 20-25 साल की SIP अगर आप कंटिन्यू करते हैं, वो भी 10% ऑफ योर जो होम लोन का अमाउंट आता है उसका। अगर मान लीजिए होम लोन का अमाउंट आपका 20,000 है तो आपको सिर्फ 10% यानी कि 2,000 की एक SIP करनी है, और 20 या 25 साल के बाद जब तक आपका होम लोन खत्म होता है तब तक वो SIP इतना रिटर्न जनरेट करके दे देगी कि आपका पूरा होम लोन का जो अमाउंट है वो पूरा फ्री हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, बट या ये बिल्कुल ही पॉसिबल है और बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाए भी है। बट मैं जो वीडियो बनाऊंगा आपको पूरा रिसर्च के साथ, पूरा कैलकुलेशन के साथ में दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून, ये चैनल पे जल्दी से मैं वीडियो लाऊंगा। और इसके साथ तीसरा क्वेश्चन है मनोज चौधरी जी का, जो पूछ रहे हैं SWP कितने इयर्स के लिए होते हैं। तो SWP का कोई ऐसा टर्म्स नहीं है कितना साल के लिए होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम तक उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या चालू रखना चाहते हैं। जब तक आपके फंड में पैसा है SWP चलती रहेगी, अगर आप उस पर कोई भी लिमिट सेट नहीं करते तो। और उस पर एक लिमिट का भी ऑप्शन होता है कि आपको कितना टाइम तक चलाना है, उस हिसाब से आप उसमें इंस्टॉलमेंट सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इंग्लिश की पाठशाला का, आई एम 50 ईयर्स, हाउ कैन आई गेट इनफ इनकम इन माई ओल्ड एज, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक इन विच आई कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे है ना, ये पूछ रहे हैं कि जो उसका 50 साल का एज है, अभी वो रिटायरमेंट मोड पे जाने वाले हैं, तो उसका जो भी पैसा अब उसके पास है उसमें किस हिसाब से वो इन्वेस्ट करे, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और जिससे कि उसको रिटायरमेंट टाइम पे जो है पैसा जो है वो मिलता रहे, इनकम मिलती रहे। तो पहला तो चीज जो मैंने बताया था SWP। लेकिन अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड में स्टैक जो है, जब आप एक एज पे पहुंच जाते हैं, रिटायरमेंट एज पे, तो वो स्टैक आपका 50% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, सेफ साइड आपको खेलना चाहिए। बाकी का जो 50% पैसा है आप आइदर इसको FD करा सकते हैं या आप NPS या मतलब कोई भी ऐसी स्कीम जो बैंक रिलेटेड स्कीम है जो सेफ इन्वेस्टमेंट आपको देती है। आप इसमें लिक्विड फंड भी कंसीडर कर सकते हैं जिसमें आपको फिक्स एक 7% का जो रिटर्न है वो मिलता रहता है। आप FD भी कंसीडर कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की काफ़ी सारी स्कीम है, कुछ इमरजेंसी फंड भी आपको रखना पड़ेगा। तो 50% को आप जो फिक्स्ड रिटर्न है वैसे पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हैं। बाकी का जो 50% है उसमें अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप फंड होते हैं उसके अंदर रख सकते हैं, और उसमें से एक सेफ SWP चालू कर सकते हैं। सेफ SWP कितनी होती है उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था। एग्रेसिव SWP कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। जब मार्केट में डाउन साइड आता है, जैसा अभी करंटली चल रहा है, तो आपको दिखेगा आपका कॉर्पस बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, और उस टाइम पे आप जो है इम्पेशेंट हो जाएंगे और आप सभी चीज बंद करके सब पैसा निकाल लेंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप एग्रेसिव SWP कभी मत कराइए। अगर आपको रियली पैसों की जरूरत नहीं है
तो आप 6% 7% तक की ही SWP कराइए अपने टोटल रिटर्न की। मान लीजिए आपको 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उसका 6% का SWP कराइए, सो दैट आपका कॉर्पस पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा और आपको एक मंथली इनकम जो है वो मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछ रहे हैं तरुण जैन जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिसने यहां पे पूछा है। वो पूछ रहे हैं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो सभी के दिमाग में होता है कि आपका जो बेस अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया, मान लेते 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, तो एवरी ईयर एक इन्फ्लेशन जो रेट होता है 4% या 5%, तो जरूरी नहीं आज का वैल्यू अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है, नेक्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए 4% है या 5% है, तो वो 1 लाख जो है उसमें से वो 4% कम हो जाएंगे, तो आपके पास इफेक्टिवली 1 लाख का वैल्यू हो गया 96,000। तो ऐसा एवरी ईयर जो होता है इन्फ्लेशन रेट से आपका पैसे का वैल्यू कम होता है, पैसा कम नहीं होता है, पैसे का वैल्यू कम होता है। इसी के लिए लोग बोलते हैं कि आपको कभी भी कैश अपने पास में नहीं रखना चाहिए, उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 4% का एवरी ईयर का जो इन्फ्लेशन है ना, वो आपका पैसे का वैल्यू को कम करता रहता है। तो इसका यहां पे कहना है कि वो जो बेस अमाउंट है, वो बेस अमाउंट पे जो इन्फ्लेशन लगता है, वो इन्फ्लेशन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्या? क्योंकि बेस अमाउंट से ऊपर जितना भी मैंने पैसा कमाया म्यूचुअल फंड से अगले 20 साल 30 साल पे, वो सारा पैसा मेरा प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा क्योंकि मेरा इन्फ्लेशन भी कटा है ना। तो वो जो इन्फ्लेशन अमाउंट मेरा जो एवरी ईयर 4% कटा है, क्या मैं उसको बेस अमाउंट में कंसीडर कर सकता हूं और बाकी का अमाउंट ही मेरा प्रॉफिट गिना जाएगा और उसी के ऊपर मुझे टैक्स लगेगा? तो ऐसा आज की डेट में कोई भी प्रोविजन नहीं है। टैक्स में आपका जो बेस अमाउंट है वही गिना जाएगा, उसके ऊपर जितना भी पैसा आप अर्न करते हैं आपको उसके ऊपर में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स, जीरो कैपिटल गेन टैक्स आप कैसे बचा सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा पैसा आप कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप रियली अपना टैक्स का पैसा बचाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ब्रजेश शर्मा जी, सर मैंने एवरी डे की एक SIP, देखिए ये तो पहला चीज मेरे को समझ में ही नहीं आया कि एवरी डे की एक SIP 5,000 रुपए की आप कर रहे हैं, मतलब मंथली नहीं कर रहे हैं, पर डे का एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपीज SIP का, टोटल 28 SIP 28 फंड, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए पूरा महीने में वो इन्वेस्ट करेंगे। पर डे की एक SIP 5,000 रुपए की, 28 फंड सिलेक्ट करेंगे। 28 फंड सिलेक्ट क्यों करेंगे? पहला चीज तो मुझे इतना डाइवर्सिफिकेशन क्यों चाहिए? 4 से 5 फंड इनफ है। और दूसरा, टॉप 28 रिटर्न्स फंड 10 इयर्स का प्लान है, एवरेज रिटर्न परसेंटेज क्या होगा? बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 28 फंड, पहला चीज तो 28 फंड आपको क्यों चाहिए? और जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होते हैं सब कैटेगरी में वो आप पिक कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 से 10, उससे ज़्यादा फंड आपको पिक नहीं करने चाहिए। और बेस्ट फंड मैंने आपको ऑलरेडी कैटेगरी वाइज बताए थे, आप उस पर सीधा चालू कर सकते हैं। वो ये उसकी कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड है, उसमें आपको 3 फंड बताए थे, टोटल 4 कैटेगरी 12 फंड तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे वहां पे। और इसके साथ अगर आपको 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, पर डे की SIP क्यों करना है? 1.5 लाख को आप एक डेट पे भी फिक्स करके पूरी SIP कट करवा सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं एवरी डे अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे टैक्स आपका जो NAV का जो डिफरेंशिएशन है, या आप बोल सकते हैं एक बेस NAV आपको मिलेगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप मंथली एक SIP भी कर सकते हैं, 1.5 लाख है उसको 10 पोर्टफोलियो में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से 28 फंड में इन्वेस्ट करने का मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। बट या आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप इसको इस वे में डिवाइड कर सकते हैं, 10 म्यूचुअल फंड पिक कर लीजिए और मंथली आप हर एक म्यूचुअल फंड में 30 हज़ार का या 20 हज़ार का ऐसा करके SWP प्लान कर सकते हैं। और कुछ पैसा है ना, आप लमसम भी अपने पास में रखिए, आप सारा पैसा SWP मत कराइए, लमसम आप अपॉर्चुनिटी बेस आपको पैसा डालना है। जैसे मार्केट का अभी का कंडीशन कैसा है, 56 टच कर गया था, तो उस टाइम पे आपके पास अगर पैसा होता तो आप वो लमसम डाल सकते थे। और मार्केट बाउंस बैक जरूर करेगा, यही मार्केट की फितरत है। तो जब मार्केट बाउंस बैक करता है वो लमसम का आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आता, तो आप इस वे में कर सकते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश जैन जी का, सर 25 लाख में 25,000 SWP चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है।
इसको बोलते हैं वेरी एग्रेसिव SWP। लेकिन अगर आप 25 लाख पे 25,000 SWP करेंगे तो आप कॉर्पस को देखिएगा मत। मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है, कॉर्पस को आप देखना मत। अगर आप एवरीडे कॉर्पस को देखने वाले बंदे हैं तो आपको ये 25,000 रुपए की SWP नहीं करानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है और एवरीडे आपकी दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि कॉर्पस भी उस हिसाब से डाउन होता रहेगा, क्योंकि आपका एग्रेसिव SWP है। इसके लिए बता रहा हूं। मान लेते हैं 25,000 आप एवरीडे निकाल रहे हैं ना 25 लाख का, तो इसका मतलब ये है कि एवरी मंथ का, तो 25,000 रुपए का एवरी मंथ प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तभी आप SWP 25,000 कराएंगे, तभी आपका सेम कॉर्पस रहेगा या थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका मार्केट डाउन है जैसा अभी चल रहा है, तो आपका कॉर्पस आपको दिखेगा कि आप 25,000 उठा रहे हैं, लेकिन कॉर्पस मंथ में 50,000 डाउन हो रहा है, तो आपका दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये तो गलत है। तो कॉर्पस अगर नहीं देखना है, साइड कर दीजिए कॉर्पस, आप 25,000 का SWP करा सकते हैं। वेरी एग्रेसिव SWP है। आपको रियली रिक्वायरमेंट है क्या? अगर रियली रिक्वायरमेंट है तभी कराइए, नहीं तो आप मेरा SWP के ऊपर अलग से वीडियो देख सकते हैं, कितना SWP पे आपका कॉर्पस भी अच्छा बढ़ता रहेगा धीरे धीरे और आपका SWP भी मिलता रहेगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ आपने 3 फंड बताए थे, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर, मीरा एसेट इमर्जिंग, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। तीनों पे शायद मैंने वीडियो बना दिया, शायद HDFC मिड कैप पे वीडियो नहीं बनाया है, तो आप इसको देख लीजिए और मेरे बेस्ट फंड भी देख लीजिए। तो अगर अभी मैं बता नहीं पाऊंगा कि इसका क्या है, टेक्निकल मेरे को देखना पड़ेगा, बट आप मेरे बेस्ट फंड के वीडियो देख लीजिए, उसमें से आप बेस्ट जो लार्ज कैप है और मिड कैप है उसको आप पसंद कर सकते हैं। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश की पाठशाला का, फिर से हाउ कैन वी इन्वेस्ट, प्लीज मेक अ वीडियो। अब अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए, अलग से मैं एक वीडियो बना सकता हूं जिसमें मैं आपको एक म्यूचुअल फंड का वीडियो बता दूंगा, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और सेल कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान के जरिए, और दूसरा ये बता दूंगा कि आप स्टॉक अगर आपको लेना है तो कैसे ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक मेरे को चीज बताइए, मेरे कितने इन्वेस्टर ऐसे हैं जिसको स्टॉक में भी इंटरेस्ट है, तो मैं अलग से एक स्टॉक रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पे चालू कर सकता हूं और उसके भी टेक्निकल एनालिसिस, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है वो भी बता सकता हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी नेक्स्ट है विश्वजीत मोहंती का क्वेश्चन, सेल का मतलब क्या होता है बताइए भैया प्लीज आफ्टर गेन इन म्यूचुअल फंड। सेल का मतलब होता है बेच देना, है ना। आपको जब भी कुछ प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आता है म्यूचुअल फंड के अंदर, तब आप जो भी चीज खरीदी है उसको बेचेंगे हायर प्राइस पे, तभी आपका प्रॉफिट बुक होगा। जब तक कोई चीज आप बेचते नहीं है, आपका प्रॉफिट जो है वो बुक नहीं होता है, तो आपको चीज बेचनी पड़ेगी, उसी का मतलब होता है सेल। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्न नाउ का, सर मैंने 100 रुपीज का शेयर लिया, वो 160 हो गया 4 दिन में, ठीक है, फिर मैंने 160 पे सेल कर दिया और 20 रुपए मैंने ब्रोकरेज दिया, तो क्या GST 20 का 18% लगेगा या फिर? अच्छा देखिए, GST जो लगता है ना वो सर्विसेज पे लगता है, कभी भी टोटल अमाउंट पे नहीं लगता है। 100 रुपए जो है वो आपका खुद का पैसा है, उसके ऊपर आपको GST नहीं देना है। क्यों देंगे भाई आप GST कौन काटता है? पहली चीज, GST वो काटता है जो कंपनी ब्रोकरेज करवाती है। अगर आप ज़ेरोधा से करते हैं तो ज़ेरोधा का जो भी फीस वो कलेक्ट करेगा, मान लेते हैं 20 रुपए उसका ब्रोकरेज लगा, तो 20 रुपए उसकी अर्निंग है, वो अर्निंग पे वो 18% GST देगा, ठीक है ना। तो वो अर्निंग पे ही आपको GST 18% कटेगा, ना कि आपका पैसा जो 100 रुपए आपने कमाया है। बिल्कुल क्लियर रहिए, अगर कोई काटता है तो आप उससे बात कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राघनावजी सिंह का क्वेश्चन, थैंक्स सर, प्लीज एडवाइस द नेम ऑफ बेस्ट फंड। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 12 फंड का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर मंडल जी का, सर मैं 5 लाख SWP करना चाहता हूं, मुझे बेनिफिट कितना मिल सकता है 5 ईयर्स के लिए? तो इसके लिए अलग से एक वीडियो 7 लाख वाला मैंने बनाया था, सिमिलर टाइप का है, आप उसको देख लीजिए, आपको सारा आइडिया आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर अलग से मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और बहुत ही ईजी है, आप वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी किस हिसाब से काम करता है और कितना पैसा आपको लेना चाहिए। आप खुद से आप जो है बता सकेंगे और आप खुद के लिए डिसीजन भी ले सकेंगे। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन है ऐसे, आप मुझे कोई भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका क्वेश्चन पिक हो जाएगा और नेक्स्ट संडे की कमेंट बॉक्स में मैं वो क्वेश्चन का जवाब जरूर से दूंगा। ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।